की प्रॉपर्टी मार्केट्स के हवाले से एक अहम डिस्कशन आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तानी इकॉनमी और प्रॉपर्टी मार्केट्स पे एक नजर डालने की जरूरत है, जहां पे कारोबार में बहुत ही शदीद, बहुत ही तेजी से कमी आई है अक्रॉस द कंट्री। कराची से खैबर तक उसमें बहुत कमी आई है और उसकी वजह यह बताई जाती है कि हुकूमत ने बजट 2016-17 में प्रॉपर्टी मार्केट्स के हवाले से जो नए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें शरह बढ़ाई विद होल्डिंग टैक्स की, कैपिटल गेन्स टैक्स की, लेकिन गालिबन जो सबसे अहम हुकूमत ने इकदाम उठाया वफाकी हुकूमत ने, वो ये किया कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी उसे जो पहले डीसी रेट के तहत होती थी उसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्टेट बैंक की कमेटी के तहत उसका फैसला किया, और जिसका मकसद हुकूमत का बड़ा वाज़ेह था कि पाकिस्तान में लोग अगर एक किनाल का प्लॉट जो है रेजिडेंशियल प्लॉट 2 करोड़ का बेचते थे तो उसकी कीमत 40 से 50 लाख कागजात में लिखी जाती थी, जिसका मकसद टैक्स को बचाना भी था लेकिन काले धन को भी बचाना था। यानी जो लोगों ने टैक्स एवेजन की हुई थी, काला पैसा उनके पास था, उसको बचाना था। मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत तेजी होती थी और फिर जाहिर है हुकूमत को नुकसान भी होता था, उसे वो पैसा नहीं मिलता था टैक्स की मद में जो उसे मिलना चाहिए था। पहले 16 शहरों की और गालिबन 21 शहरों को नोटिफाई किया गया, जहां सेक्टर्स के हिसाब से जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो है वो दी गई हैं। जैसे कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी गालिबन जो है उसमें 68 लाख या 70 लाख के करीब जो है कीमत रखी गई है एक केनाल की। लेकिन अब उसका इफेक्ट ये हुआ है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद, जिसको बहुत ही डिटेल से जिसकी हमने फैक्ट्स लिए हैं, वहां पर अगर दिन में 30 से 40 ट्रांजैक्शन होती थी प्रॉपर्टी की और महीने में 1000 से 1200 होती थी, उस डिपार्टमेंट की सूरत हाल यह है डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की कि वहां दिन में 2 से 5 ट्रांजैक्शन होती हैं और महीने में इस वक्त ट्रांजैक्शन जो है वो 100 से कम हो रही हैं। लेकिन बताया जाता है, जो प्रॉपर्टी मार्केट्स के लोगों से हमने बात की, बताया जाता है कि वर्स्ट इफेक्टेड एरिया जो है, जो वर्स्ट इफेक्टेड शहर है पाकिस्तान में, वो कराची है। इसकी क्या वजूहात है, इस पे हम और फिर इसका हल क्या है? मार्केट्स ऐसी ही रहेंगी या इसहाक डार साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को, इस पर कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए? इस पर बात करने के लिए अकील करीम डैडी साहब को मैंने जहमत दी है, जो ब्रोकरेज बिजनेस करते हैं, एकेडी सिक्योरिटीज को हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीदी साहब, कराची मतलब कुछ तो मैंने तमहीद दे दी है इंपैक्ट की, कराची वर्स्ट अफेक्टेड क्यों है? देखिए, कराची इस वक्त जो प्रॉपर्टी मार्केट या रियल एस्टेट या हाउसिंग सेक्टर में इस वक्त सबसे हाईएस्ट काम कराची में हो रहा है। और डीएचए का एक बहुत बड़ा फेज, जो फेज 1 to 8 था, 9 जो है वो 1 to 8 से बड़ा अनाउंस हुआ है। तो जाहिर बात है कि उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम हो रहे थे और ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि ये ब्लैक मनी जो प्रॉपर्टी में जाती है उसको रोकें, लेकिन उन्होंने वही उसका काम किया है कि जो इलाज है वो सही नहीं किया, वो वही बेवकूफों वाला काम किया है। मैं समझता हूं कि अगर आपको कुछ करना था तो आप सूबे के थ्रू करवाते, क्योंकि ये सब्जेक्ट अव्वल तो इनका सब्जेक्ट है ही नहीं, और अपने सब्जेक्ट ना होते हुए उन्होंने जो डिसीजन लिया वो इतना वर्स्ट डिसीजन है कि अफसोस हो रहा है कि एक अच्छा खासा सिस्टम में काम हो रहा था उसको रोक दिया। सर, ये आप कैसे कहते हैं? लेकिन ये थोड़ा सा इसकी कानूनी सूरत हाल वजह करें कि अगर प्रॉपर्टी मार्केट्स सूबों का सब्जेक्ट था तो फिर वफाकी हुकूमत का जो इनिशिएटिव है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? वो तो ज़ाहिर है बजट तो वफाक बनाता है। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि इन्होंने इसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमने सूबों से ये कहा था कि आप अपने कलेक्टर वैल्यू बढ़वाएं, तो उन्होंने बात नहीं मानी, जिसकी वजह से हमें इंटरवीन करना पड़ा। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने नहीं मानी तो ये पूरे 50 साल से ये सिस्टम चला आ रहा है, तो इसमें आपको 2-4 दिन की सब्र कर लेते, बिठाते उनको, आप उनसे बात करते, डायलॉग करते, डायलॉग करने के बाद मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी मिसाल मैं दे दूं कि रीट्स के हवाले से ये पेचीदगियां मौजूद थी, और हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते थे, आज के चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह, जब मुराद अली शाह साहब से हमने कांटेक्ट किया तो उनको हमने ये कन्विंस किया कि भाई रियल वैल्यू बहुत ही एक्चुअल वैल्यू से जो कलेक्टर वैल्यू है बहुत कम है, तो आप हमारे जो ट्रांसफर की फीस को अगर आप कम कर दें तो हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करवाएं। तो मुराद अली शाह ने बोला आप हमें गाइड करें कि
कि ये किस तरह होगा। हमने इनको बताया कि भाई आप 2% पे ले आए, 1% पे ले आए और आपके रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने वो रीट्स के लिए चारों सूबों में से सिंध वाइज सूबा है जो रीट्स के थ्रू अगर ट्रांसफर फीस है वो 1% है। अगर यही काम फेडरल गवर्नमेंट करती या सूबों के साथ मिलकर करती तो इनके रेवेन्यू में कमी नहीं आती। लेकिन हर आदमी कहता भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर ये प्लॉट मैंने 5 करोड़ का खरीदा है तो मैं 5 करोड़ में ट्रांसफर करता हूं। और उसके लिए फर्स्ट टाइम के लिए कोई रिलैक्सेशन दे देते, कोई बातचीत कर लेते, कोई डायलॉग हो जाता। आज इस वक्त इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बड़ा अहमकाना डिसीजन लिया है। आपको मैं सिर्फ ये बताता हूं कि कलेक्टर वैल्यू एक प्लॉट की 20 लाख रुपए है और एफबीआर ये कहती है कि आप रिटर्न में ये शो करें कि आपने ये प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख का खरीदा है। तो मुझे मोहित साहब आप ये बता दें कि कोई आदमी अपने थोड़ी वजाहत कर खुद कहेगा कि मैंने चोरी की है। नहीं, लेकिन रेड्डी सर इसकी थोड़ी वजाहत कर दें, बिकॉज ये एक नई बात आप कर रहे हैं। जो हमारे नॉलेज में है वो तो ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, स्टेट बैंक ने कमेटी बनाई, फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जैसे कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में गालिबन 68 लाख रुपीस जो है वो एक केनाल की कीमत रखी गई है। और अगर बायर और सेलर 68 लाख रुपीस उसको लेते हैं तो मजीद उनसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई सवाल नहीं पूछ सकता। आप ये इंदिया दे रहे हैं, आप ये इशारा कर रहे हैं कि असल कीमत प्लॉट की होगी 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख। आप ये कह रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये हक रखता है कि उनको कहेगा कि इस पे 70 लाख और भी है? नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप समझ जाए। हमारी कलेक्टर वैल्यू इस वक्त फेज 8 की है 22 लाख रुपए 500 गज के प्लॉट की, जो कि बहुत कम है। उसकी कीमत जो है वो करोड़ से ज्यादा है। नहीं, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है और वो ये कहते हैं कि इसको आप डिक्लेयर करना 120 करोड़ में। अभी भी वो फेयर वैल्यू पे तो हम नहीं जा रहे ना, अभी भी वही चीज रहेगी कि अंडर वैल्यू है। तो जब अंडर वैल्यू की तरफ आप जाना क्यों चाहते हो? वन फॉर ऑल इसको आप ठीक करें और उसको ठीक करने का एक रास्ता है कि चारे सूबों को एक साथ बिठाओ। आप इनको ये कहो कि भाई ये जो ट्रांसफर की जो 7% फीस है उस 7% को आप 2% कर दो और प्रोजेक्ट जो भी है, जो प्लॉट है, उसकी असल वैल्यू पे उसको ट्रांसफर कराओ। एंड ऑफ द डे हमने यही करना है। अच्छा, आज जो हमने किया है ना, थोड़ा सा मुझे आगे चलने दें। ये जो खौफ है प्रॉपर्टी डीलर्स में और बायर सेलर में कि एफबीआर तंग करेगा, लेकिन एफबीआर, क्योंकि एफबीआर की रेपुटेशन ठीक नहीं है बदकिस्मती से, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तो महज कीमतों को नोटिफाई किया है। तंग कैसे करेगा? कोई ऐसी स्पेस है कि एफबीआर के ऑफिसर्स तंग करें? एफबीआर तो आप कुछ नहीं करते तो आपको नहीं छोड़ता। तो यहां तो आप खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने ये किया है, वो तो आपकी टांगे चीर देगा। वो तो आपको पाकिस्तान के बाहर समंदर के अंदर फेंक के आ जाएगा। आपको इनका पता है कितने बड़े करप्ट लोग हैं ये वो लोग हैं जो मैं समझता हूं ये गोश्त बेचने वालों को भी ना छोड़े। तो अच्छा, ये लोगों के हाथ में आप पावर दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपको छोड़ देंगे? उनकी जो मैन्यूवरिंग स्पेस है उसमें इजाफा हो गया। लेकिन एक और जो पहलू प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, मैं ये समझता हूं ये हमारा मुल्क जो तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, ये करप्शन की वजह से हुआ है और आप उनको और मौका दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये लोगों को मार दे सबको। अच्छा, इसके अंदर एक पहलू और जो लोग कह रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा उनके जो क्लाइंट्स हैं वो मशरक वुस्ता में पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन यूरोप में भी, लेकिन खास करके मशरक वुस्ता में, जो सऊदी अरब में है, दुबई में है, जीसीसी कंट्रीज में है, वो जमीन खरीदते थे अपनी सेविंग के लिए क्योंकि जमीन की कीमत में इजाफा होता था। और उनके पास और भी ऑप्शंस हैं जीसीसी कंट्रीज और दुबई में और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, जहां ज्यादा सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी पाई जाती है मार्केट्स में। आप इंटरनेट पर भी खरीद सकते हैं। उनका इंसेंटिव रिड्यूस हो गया है बहुत ज्यादा। ये सही है? आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान 20 करोड़ की पॉपुलेशन का मुल्क है। आपके जो बाहर लोग बैठे हैं, आपका रिमिटेंस पिछले 3 महीने से गिरा है। जब से इन्होंने डिसीजन लिया आप देखें आपका रिमिटेंस गिर गया है। क्यों गिरा है? क्या फिक्र नहीं है गवर्नमेंट को? इसकी वजह यह है कि जो लोग अपने घर वालों के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अपार्टमेंट ले रहे थे, वो अब रुक गए हैं। अब उन्होंने बुकिंग कम करनी शुरू कर दी है। देखें, आप
ईद के दिनों में सबसे ज्यादा रश होता था, अखबारों में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की एड आती थी। आप देखें अखबारों में एड आनी भी कम हो गई है, प्रोजेक्ट अनाउंस होने बंद हो गए हैं, क्योंकि लोग बेचारे परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये हमें किस मुश्किल में डाल दिया है। आपकी लेबर बेरोजगार हो जाएगी, आपकी सीमेंट बिकना बंद हो जाएगी, आपकी बाकी चीजें बिकनी बंद हो जाएगी, तो इसका मल्टीपल इंपैक्ट कितना आएगा आप लोग सोच सकते हो इसका? मेरा ख्याल है ये अगर इसहाक डार साहब की थिंकिंग तो ये होगी, क्योंकि जाहिर है इसहाक डार साहब को बजट बैलेंस करने का प्रॉब्लम होता है कि कैसे मैं अपने फिगर्स अपने अहदाफ मुकम्मल करूं, लेकिन अगर ये सूरत हाल जारी रहती है और चंद महीने तक, तो फिर बजट में हुकूमत को नुकसान होगा फायदे के बजाय। देखिए मैं इसमें इसहाक डार की थोड़ी सी तारीफ भी करूंगा, उनसे गलती जरूर भी थी, लेकिन उन्होंने स्टेक होल्डर को बुलाया। लेकिन जो स्टेक होल्डर गए थे, मुझे लगता है उनको ये समझ में बात आई नहीं थी, और उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन था नहीं, क्योंकि उन्होंने 2-3 बयान दिए और तीनों बयान में उसने इसहाक डार ने सबको यही कहा कि आप आए, हम आपसे पूछे बगैर कुछ कोई नहीं करेंगे, आप हमें प्रपोजल दें। मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर शायद सही तरीके से समझे नहीं थे, और जो उन्होंने हल निकाला वो हल सही नहीं है। अच्छा, और ये हल करने एक की दफा फिर जरूरत इनको है। निकालना अब पड़ेगा। अगर इसहाक डार साहब की नीयत अच्छी थी, वो अहदाफ मुकम्मल करना चाहते थे, ब्लैक मनी को, टैक्स एवेजन को, मनी लॉन्ड्रिंग को रिड्यूस करना चाहते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि 3 माह से मार्केट्स बिल्कुल डेडलॉक आ चुका है, अब क्या करे हुकूमत? हाथ पे हाथ धर के इसको देखे कि ये खुद रिकवर करेंगी या इनिशिएटिव? देखें ये डिसीजन नए सिरे से लेना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा, जो इसमें अभाव है उसको दूर करना पड़ेगा, चारे सूबों को बिठाना पड़ेगा, स्टेक होल्डर के साथ बैठना पड़ेगा, 2-3 सेमिनार करने पड़ेंगे, टीवी पे आके टॉक शो करने पड़ेंगे। वैसे तो लड़ाई के शो बहुत हो जाते हैं, तो कोई कारोबार का भी शो हो जाए एक आधा। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसका हल है, ये नहीं कि नहीं है। और ये मुराद अली शाह साहब सिंध के जो वजीर आला साहब है, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये हल निकाला था। तो हम समझते हैं कि अगर वो एक्सपीरियंस है तो उनको बुला के उनसे इसका हल मांगा जाए, इसका हल मांगा जाए। अकील करीम दिल्ली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रॉपर्टी मार्केट्स के हवाले से ये सिचुएशन जो है ये खासी तशवीशनाक है, और हुकूमत को कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लोगों के जहनों में तरह तरह के शकूक हैं। जो 3 साल की एग्जेम्पशन दी गई है कैपिटल गेन्स टैक्स से कि 3 साल के बाद बेचेंगे तो नहीं होगा, उस पर भी लोगों को है कि अगले साल अगर डार साहब ने फाइनेंस बिल में इसको बढ़ा दिया तो क्या गारंटी है या क्या स्टेबिलिटी है। ये वो तमाम इश्यूज हैं जिन्हें इसहाक डार साहब को, हुकूमत को, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स को एड्रेस करने की जरूरत है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत